Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, और मेरा जो पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मेरा 8वां अध्याय होगा जिसका शीर्षक है उपेक्षा। अपकृत्य विधि में, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, कई तरह के अपकृत्य होते हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण अपकृत्य उपेक्षा के रूप में हम जानते हैं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उपेक्षा अपकृत्य कैसे होता है और इसमें दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम इस अपकृत्य के बारे में चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि इसे दो दृष्टिकोण से देखा जाता है। पहला तो मानसिक और दूसरा इसे देखा जाता है कि यह एक मानसिक अवस्था न होकर यह एक अपने आप में अलग तरह का अपकृत्य है। अब हम इसके बारे में अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि अब ये अपकृत्य होता क्या है जिसका नाम उपेक्षा है। तो इसको हम नेग्लिजेंस के भी नाम से जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी आप समझ सकते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि आपका एक्ट जो है यह नेग्लिजेंट है, आपने जो यह काम किया है वो नेग्लिजेंटली किया है। तो ऐसे में हम उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था के बारे में इंगित करते हैं। लेकिन जब हम एक अपकृत्य के विषय में इस उपेक्षा को देखते हैं तो यहाँ यह एक कानूनी दोष होता है जो व्यक्ति या संस्था के कार्य या उपयोग के लिए सावधानी या यत्न की कमी के कारण होता है। और इस सावधानी या यत्न की कमी के कारण जब किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि होती है, कोई चोट पहुंचाया जाता है या उसके हकों को लाभ मिलता है, तब हम मानते हैं कि इस तरह का एक अपकृत्य हुआ है और इसमें आप अपनी नुकसानी के लिए वाद ला सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसे दो दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो यह जो दो अर्थ हैं इसके लिए जो हमारे बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना मत दिया है। और किसी का यह मत है कि यह जो अपकृत्य होता है यह एक मानसिक स्थिति का द्योतक है, यह एक मानसिक अवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बहुत सारे अपकृत्य होते हैं उनके साथ भी हम इस उपेक्षा को जोड़कर देखते हैं। जैसे कि आपने किसी न्यूसेंस को किया, आपने कोई अत्याचार किया, आपने किसी की मानहानि की, तो ऐसा कहा जाता है कि यह मानहानि उपेक्षापूर्वक की गई, यह न्यूसेंस उपेक्षापूर्वक की गई, यह अत्याचार उपेक्षापूर्वक की गई। तो इस स्थिति में जब हम बोलते हैं कि आप किसी खास अपकृत्य को उपेक्षापूर्वक कर रहे हैं तो हम उसके मानसिक स्थिति को इंगित करते हैं। तो यहाँ यह जो शब्द है उपेक्षा, यह मानसिक स्थिति का द्योतक बन जाता है। जबकि एक दूसरा जो अर्थ हम लेते हैं इस उपेक्षा का, जिसको नेग्लिजेंस भी कहते हैं, इसको बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने कहा कि नहीं, यह पृथक अपकृत्य है। और इसमें यह होता है कि जब आप किसी को क्षतिकारित करते हैं और यहाँ यह मानसिक स्थिति नहीं है और इसमें आप उस कार्य के लिए उत्तरदायी साबित किए जा सकते हैं। और इस संबंध में बहुत सारे ऐसे वाद हुए जिसमें कॉमन लॉ में भी, इंग्लिश कॉमन लॉ में भी बहुत सारे ऐसे वाद हुए जिसमें यह माना गया कि यह एक पृथक अपकृत्य है, यह सिर्फ मानसिक स्थिति का द्योतक नहीं है और इसके लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में अगर मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको बताऊं तो एक बहुत ही चर्चित वाद था जो डोंगी वर्सेस एस्टुवेंशन का था, डोनोग वर्सेस एस्टुवेंशन भी इसको बोलते हैं। उस वाद में लॉर्ड एटकिन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह जो कृत्य है जिसमें आपने किसी को हानि पहुंचाई है उपेक्षापूर्वक कार्य करके,
तो यह अपने आप में यह पृथक अपकृत्य माना जाएगा, क्योंकि आपने वह सावधानी नहीं बरती जिसकी आपसे अपेक्षा थी। तो कई बार लोग यह भी समझ में दिक्कत करते हैं कि नहीं, यह अपेक्षा और उपेक्षा क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग हैं? तो दोनों अलग हैं। यहाँ जब हम बात करते हैं इस उपेक्षा की, तो यह एक अपकृत्य है और इसमें आप किसी की उपेक्षा करते हैं और उस वजह से उपेक्षा यहाँ आप अपने दायित्व की करते हैं, उपेक्षा आप यहाँ अपने लीगल ड्यूटीज की करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप में निहित है। तो यह एक अपकृत्य, पृथक अपकृत्य बन जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के बाद में उपेक्षा को उस स्थिति में स्वयं अपने आप में एक विनिर्दिष्ट अपकृत्य माना है और यहाँ जो सावधानी बरतने का कर्तव्य है पर सावधानी नहीं बरती गई है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कई सिद्धांत भी हैं, उन सिद्धांतों का क्या महत्व है। तो यहाँ भी कई सारे जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने अपना मत दिया है कि नहीं, यह जो उपेक्षा अपकृत्य है यह इस प्रकार का अपकृत्य है और उनका अपना एक दृष्टिकोण है। तो दो तरह के दृष्टिकोण सामने आते हैं। जो पहला सिद्धांत सामने आया वह था आत्मनिष्ठ सिद्धांत, जिसको भी हम सब्जेक्टिव सिद्धांत के रूप में जानते हैं, सब्जेक्टिव थ्योरी के रूप में जानते हैं। इस सब्जेक्टिव थ्योरी को ऑस्टिन, सामंड और विनफील्ड जैसे विद्वानों ने अपनी सहमति दी और इसके जो मुख्य प्रवर्तक जो ऑस्टिन और विनफील्ड और सामंड थे, उनका यह कहना था कि यह एक मानसिक अवस्था है और इस मानसिक अवस्था में जब यह असावधानी होती है और इस असावधानी की वजह से अगर किसी को कुछ नुकसान होता है तो उसमें हम यह देखते हैं कि यह उसको क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराता है। ऑस्टिन ने भी ऐसा ही कहा कि जो असावधानी होती है और यह मस्तिष्क की एक दोषपूर्ण अवस्था होती है, यह असावधानी मस्तिष्क की ही एक दोषपूर्ण अवस्था है और उसमें जो करने वाला होता है उसको कुछ क्षतिपूर्ति देनी होती है जो कि दंड के रूप में देखा जाता है। सामंड ने ये कहा कि जो विधिक कर्तव्य है और उनका जो उल्लंघन हुआ और वह उल्लंघन सावधानी नहीं बरतने के कारण हुआ और इसमें विधि द्वारा जो सावधानी बरतना अनिवार्य किया गया था, तो माना जाता है कि यह एक दोषपूर्ण कार्य है और इसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब जब हम डॉक्टर विनफील्ड के बारे में बात करते हैं तो उनका यह कहना था कि जो क्षति कृत्यों के दायित्व में असावधानी मानसिक तत्व के रूप में है और प्रतिवादी के व्यवहार में आंशिक या पूर्ण रूपेण महत्व रखती है। तो यहाँ भी उन्होंने यह माना कि जो भी कार्य है प्रतिवादी का, उसमें जो उसकी मानसिक अवस्था है, जो मानसिक तत्व हैं, उनका भी एक योगदान है और यह उनके व्यवहार में या तो आंशिक या फिर पूर्ण रूपेण महत्व रखती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम यह देखते हैं इस अपकृत्य को, तो हम यह पाते हैं कि इसमें मानसिक जो तत्व है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है और यह कहा गया है कि यह उसके व्यवहार में आंशिक या पूर्ण रूपेण अवस्थित है। जब हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, यह एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी है जिसको हम वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के रूप में जानते हैं और इस वस्तुनिष्ठ सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह मानसिक अवस्था न होकर व्यवहार का एक रूप है। इसे सिर्फ मानसिक अवस्था तक ही सीमित नहीं रखा गया, इसे माना गया कि यह एक व्यवहार भी है, एक व्यवहार का रूप भी है और इस व्यवहार के रूप में जब कोई असावधानी होती है और वह असावधानी किसी परिश्रमशीलता की विरोधी है, तो ऐसा जो मत था वह एक विधि के विद्वान पोलाक के द्वारा दिया गया मत था और उन्होंने यह कहा कि असावधानी परिश्रमशीलता की विरोधी है और परिश्रमशीलता को कोई व्यक्ति मस्तिष्क की अवस्था नहीं मान सकता। परिश्रमशीलता का अर्थ श्रमपूर्ण कार्य से है और यह कार्य जो मानसिक अवस्था में नहीं आता है। तो जहां आपको सावधानी बरतनी है और आपको ऐसा आचरण करना है तो अपने कार्य से आप किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर वह व्यक्ति कोई हानि उठाता है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
तो सामान्यतः जब हम दोनों दृष्टिकोणों को देखते हैं, दोनों सिद्धांतों को देखते हैं और जब हम उनकी तुलना करते हैं, तो व्यावहारिक रूप से जो यह दूसरा सिद्धांत है, जो वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है, जो पोलाक ने दिया है, इसको हम कहीं ना कहीं से उपयुक्त और व्यावहारिक मानते हैं। तो दोनों सिद्धांत विधि के क्षेत्र में रिकॉग्नाइज सिद्धांत हैं, लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा व्यावहारिक पाया गया है, ज़्यादा उपयुक्त पाया गया है। अब हम जब इस अपकृत्य के बारे में बात करते हैं, उपेक्षा अपकृत्य के, तो यह उपेक्षा अपकृत्य जब होता है तो इसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका होना आवश्यक है और ऐसे कौन से इसके घटक हैं जिनका देखा जाना आवश्यक है, तब यह जिम्मेदारी तय की जा सकती है। तो सबसे पहली बात जो आती है उसमें आती है कि जो प्रतिवादी है उसके पास कोई ड्यूटी थी, कोई लीगल ड्यूटी थी और उस लीगल ड्यूटी के लिए वह उत्तरदायी था और उसको सावधानी बरतनी थी। जो सावधानी बरतना है उसके लिए वह ड्यूटी से बंधा हुआ है। दूसरी जो बात होती है वह यह होती है कि जो भी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसका उसने उल्लंघन किया। जब तक वह उल्लंघन नहीं होता है तब तक ये माना जाएगा कि नहीं, यह अपकृत्य नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि कर्तव्य है, दूसरी बात है कि उस कर्तव्य का उल्लंघन हुआ, और तीसरी बात होती है कि जब उस कर्तव्य का उल्लंघन हुआ तब वादी को कुछ नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तभी वह एक वाद ला सकता है और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहरा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी नुकसान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है या संस्था हो सकती है, और वह क्षतिपूर्ति के लिए एक वाद दायर कर सकती है, जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में उसे मुआवजा मिल सकता है, क्योंकि यह एक दोषपूर्ण कार्य किया गया था प्रतिवादी के द्वारा। तो इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया होती है। उस न्यायिक प्रक्रिया में आपको एविडेंसेस देने होते हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर यह जिम्मेदारी तय करना कोर्ट का अधिकार होता है, और कोर्ट जब इन तीनों घटकों को देखती है, उनकी उपस्थिति वहाँ देखती है कि यह कर्तव्य था, उल्लंघन था और फिर उससे नुकसान हुआ, तब जाकर यह जिम्मेदारी तय होती है और माना जाता है कि उपेक्षा अपकृत्य कारित हुआ है। अब हम एक एक करके इन तीन घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला घटक जो था वह था वादी के प्रति सावधानी। तो सावधानी, यह जो शब्द है, यह शब्द ही अपने आप में एक व्यापक शब्द है। तो इसको हम इस अपकृत्य के संदर्भ में हम कैसे देखते हैं कि कितना व्यापक यह शब्द है अपकृत्य के संबंध में, जो उपेक्षा का अपकृत्य है। तो सावधानी बरतने का कर्तव्य, लीगल ड्यूटी, तो यह जो लीगल ड्यूटी थी वादी के प्रति थी, जिसका उसने उल्लंघन किया बाद में। तो सबसे पहले तो यह देखा जाएगा कि जो यह ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स प्लेंटिफ, यह कैसे है। तो यह देखा गया कि जब भी इस तरह का कोई वाद कोर्ट के सामने लाया गया, तो जो वादी है उसको यह सबसे पहले यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ, एक लीगल ड्यूटी जो प्रतिवादी है उसकी थी सावधानी बरतने की, सावधानी बरतने की मेरे प्रति। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, यह एक समस्या आएगी। कई बार ऐसा होगा कि कोई आपका रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा उस व्यक्ति से, तो आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि उस व्यक्ति के पास कोई कर्तव्य था आपके प्रति। और इसको लेकर कई सारे ऐसे वाद हुए, कई प्रसिद्ध वाद हुए, जिसमें देखा गया कि यह समस्या आई और यह आर्गुमेंट भी दिया गया कि नहीं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं था वादी के प्रति प्रतिवादियों का, इसलिए उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। सबसे प्रमुख वाद इसमें जो था वो डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन का ही था, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। जब हम इस अपकृत्य के इस घटक के बारे में बात करते हैं, तो यह जो डोनॉग का केस है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है और इसमें इसको विस्तार से परिभाषित किया गया है और चर्चा की गई है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इस वाद में आखिर हुआ क्या था और किस तरह का नुकसान हुआ था, कौन से ऐसे इश्यूज थे, लीगल इश्यूज थे, जिनको सामने लाया गया, कोर्ट के सामने रखा गया। सबसे पहले
आपको इसके फैक्ट के बारे में बताता हूं। इसमें क्या हुआ कि जो वादी थी उसके मित्र ने एक जिंजर बियर खरीदकर उसको पीने के लिए दिया। शुरू के कुछ अंश उसको निकाल कर दिए गए, उसने उसको पी लिया। बाद के जब अंश को ग्लास में जब उड़ेला गया तो यह देखा गया कि उसमें एक मरा हुआ स्नेल था, और जिसको हम घोंघ भी कहते हैं हिंदी में। तो जो मरा हुआ स्नेल था उसको वादी ने देखा, और वादी ने बाद में यह क्लेम किया कि इसकी वजह से जो मेरी शारीरिक अवस्था है उसमें बदलाव हुआ, और मुझे शारीरिक आघात हुआ, और मुझे बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हुई। और इसके लिए जो निर्माता कंपनी है, जिंजर बियर बनाने वाली जो कंपनी है, उसको उत्तरदायी ठहराना चाहिए और मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। जब इस तरह का वाद कोर्ट के सामने आया तो सबसे पहले जो निर्माता कंपनी है उसने ये कहा कि हमारा तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है इस वादी के साथ, क्योंकि जो जिंजर बियर खरीदा गया था वह वादी के मित्र के द्वारा खरीदा गया था, और चूंकि यह वादी के मित्र के द्वारा खरीदा गया था तो हमारा जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, जो एग्रीमेंट था, वह वादी के मित्र के साथ था, और वादी वहां पे स्ट्रेंजर हो गई। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो स्ट्रेंजर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने इसका आधार बनाया और कहा कि यह जो वादी है ये किसी भी तरह से हमारी उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वह वादी के मित्र के साथ था, और यह वादी स्ट्रेंजर हैं, अपरिचित हैं हमारे किसी भी कार्य के लिए, तो हम इसमें उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि चूंकि यह जो जिंजर बियर है वह वादी के मित्र ने खरीदा, तो वादी के पीने के लिए ही खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि वादी की जो मित्र है वह कहीं आपसे संबंधित नहीं है, इसलिए वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, तो उसके लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने इस धारणा को यहाँ स्पष्ट किया कि नहीं, चूंकि वह एक उपभोक्ता थी, अल्टीमेट कंज्यूमर वही थी, उसी के पीने के लिए इस जिंजर बियर को खरीदा गया था, तो वहां यह माना गया कि यह उपभोक्ता है और आपका यह दायित्व था। आपका दायित्व उन सारे लोगों से है, क्योंकि आप एक पेय पदार्थ को बेच रहे हैं, और जब आप एक पेय पदार्थ को बेच रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी वहां कुछ ज्यादा होती है। दूसरा फैक्ट का अंश है कि जो जिंजर बियर था वह ओपेक था, पारदर्शी नहीं था। तो पारदर्शी नहीं होने की वजह से खरीदते समय अगर कोई भी ग्राहक अगर देखना चाहे कि इसके अंदर क्या है, क्या मिला हुआ है, तो वह संभव नहीं था। तो एक इसको भी कारण माना गया और कहा गया कि चूंकि यह बोतल ओपेक है, पारदर्शी नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से ज्यादा बनती है, आपके कर्तव्य ज्यादा हैं कि आप यह सुनिश्चित करें कि जो पेय पदार्थ जो उपभोक्ता के पास जाएगा वह पीने योग्य हो। अगर आपने यह सावधानी नहीं बरती और आपने यह उपेक्षा की है तो माना जाएगा कि आपका उत्तरदायित्व इसमें बनेगा। अब यहाँ जो एक युक्ति युक्त सोच की बात आती है, जो एक रीजनेबल पर्सन जो सोचता है उसकी बात आती है, तो यहाँ यह एक आया कि जो नेबर थ्योरी सबसे पहले इसी वाद में लॉर्ड एटकिन ने दिया, जो पड़ोसी का सिद्धांत है। और इस पड़ोसी के सिद्धांत में आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि यह माना गया कि पड़ोस यहाँ ऑर्डिनरी सेंस में नेबर को नहीं यूज किया गया है। पड़ोस का जो अर्थ है यह ऐसे व्यक्ति से है जो मेरे कार्य से इतनी निकटता और प्रत्यक्षता के साथ प्रभावित होते हैं कि मैं ऐसा कार्य करते समय यह युक्ता सोच सकता हूं कि वह उनसे प्रभावित होंगे। तो जो भी इस पेय पदार्थ का उपभोग करेंगे माना जाएगा कि वह इस नेबर की कैटेगरी में आते हैं, इस पड़ोस की कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए आपका यह उत्तरदायित्व बनता है कि आप सुनिश्चित करें कि आपका जो कार्य है वह किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह पेय पदार्थ पीने योग्य है। तो इस वाद में सबसे पहले कोर्ट ने यह भी कहा कि हाँ, ये जो ड्यूटी टू टेक केयर है, यह जो आप कर्तव्य की बात करते हैं, तो इस कर्तव्य में एक रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी की भी बात आती है कि जो दूरदृष्टिता की हम बात करते हैं
कि आपके पास क्या ऐसी दूरदृष्टिता थी, और युक्ति युक्त दूरदृष्टि की बात की जाती है, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी की बात की जाती है। तो यह जो ड्यूटी टू टेक केयर, ये निर्भर करता है कि कितना रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है, जो युक्ति युक्त जो दूरस्थता को देखने की जो क्षमता होती है वह कितनी है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि आपका जो कर्तव्य है वह कितना बनता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो प्रतिवादी है वह जब किसी भी कर्तव्य का धारण करता है या नहीं करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वादी के प्रति किसी प्रकार की क्षति का युक्ति युक्तक पूर्वानुमान कर सकता है, और यदि कार्य अथवा जो लोप है उसके समय प्रतिवादी किसी के भी प्रति क्षति या युक्ति युक्तक पूर्व कल्पना कर सकता है, तो उस क्षति के निवारण का कर्तव्य धारण करता है, और यदि वह उसमें विफल होता है तब उसको उत्तरदायी माना जाएगा। तो यहाँ हमने देखा इस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में कि जो महिला मित्र थी उन्होंने जब उस पेय पदार्थ का उपयोग किया तो दो तरह की बातें आई सामने, जो आर्गुमेंट के रूप में आई प्रतिवादियों की तरफ से। पहला था प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा था रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का। तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रीजनेबल फोर्सिबिलिटी दोनों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और कहा कि यह प्रतिवादियों का कर्तव्य था कि वह इसको देखें कि पेय पदार्थ में किसी भी तरह का कोई अंश न मिला हो जो किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता हो। तो ऐसे में हम इन कर्तव्यों को देखते हैं। इसी तरह जब हम इस पर कुछ और वाद की चर्चा करें तो हम यह पाते हैं कि बहुत सारे वाद भारत में भी निर्णित किए गए हैं, जिसमें यह देखा गया कि हाँ, ये जो आवश्यक तत्व हैं क्या यह विद्यमान है या नहीं उस वाद में। इसी क्रम में अगर मैं आपको एक केस के बारे में बताऊं, उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड वर्सेस उमाकांत सिंह, यह केस 1987 में डिसाइड किया गया था। और इस केस में एक जो रेलवे क्रॉसिंग था और वहाँ पे जो बस चालक है उसको क्रॉसिंग में अपना प्रवेश कराया और किसी कारण से बस का इंजन बंद हो गया। जो पैदल पार करने के लिए रेल में और वहाँ बैरिकेटिंग होती है, क्रॉसिंग करना होता है, और उसका इंजन किसी भी तरह से बंद हो गया, जो फिर स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो एक रेलगाड़ी आ रही थी उससे इस बस की टक्कर हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप जो दो बस के यात्री थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ यह माना गया कि बस जो स्टार्ट नहीं हुआ वह दोषपूर्ण था, और इस तथ्य से जो बस का चालक था और जो उसके मालिक थे वह पूरी तरह से अवगत थे कि इस बस में और इस बस के इंजन में कहीं ना कोई खराबी है, और उस खराबी की वजह से यह कहीं बंद हो सकती है, और बंद होने की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने अगर उसको ठीक से ध्यान नहीं दिया, उसका मरम्मत नहीं किया, आपने उपेक्षा की, और इस उपेक्षा के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और इसी वजह से इस वाद में जो बस के चालक थे उनको दोषपूर्ण माना गया और उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। एक और वाद की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा हुआ कि बिजली का एक तार जो था, ये तमिलनाडु का केस था, इसमें बिजली का तार जो था एक साइकिल सवार के ऊपर गिर गया, टूट कर गिर गया, और इस विद्युत करंट की वजह से उस साइकिल सवार की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ यह माना गया कि जो यह बिजली का तार गिरा यह कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, यह विद्युत विभाग की लापरवाही, उपेक्षा के कारण जो तार जर्जर हो चुके थे और उनकी मरम्मत नहीं की गई, उसकी वजह से यह तार टूट कर गिरा और जिसकी वजह से इस साइकिल सवार की मृत्यु हो गई। तो यह माना गया कि जो रेस्पोंडेंट हैं वह इसके लिए उत्तरदायी हैं और उनको इस साइकिल सवार के परिवार को मुआवजा देना होगा। तो कई बार हम देखते हैं कि जो यह रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है, यह साइकिल सवार के बारे में विद्युत विभाग कोई कल्पना ऐसे नहीं कर सकता था कि यही साइकिल सवार आएगा और इसके ऊपर विद्युत का तार गिरेगा और विद्युत करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह आपका उत्तरदायित्व था कि जो भी उस तार के नीचे से गुजरेगा, यह तो आप देख सकते थे कि तार जर्जर है और जो भी उसके नीचे से गिरेगा तो यह एक संभावना है, युक्ति संभावना है कि यह तार अगर टूटकर गिरा
तो विद्युत करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसी वजह से विद्युत विभाग को यहाँ जिम्मेदार ठहराया गया और माना गया कि आपको मुआवजा देना होगा। एक और वाद का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो यह था रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम बेजलुम बीवी। इस केस में क्या हुआ था कि बस थी और बस में बहुत सारे सवारी बैठ चुके थे और जो बस का कंडक्टर था वह बहुत सारे सवारियों को छत पर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था कि आप अगर अंदर जगह नहीं है तो आप छत पर चले जाइए। इसी क्रम में एक राशिद शेख नाम का व्यक्ति भी बस की छत पर गया। बस अपनी गति से चल रही थी। बस जब एक किसी मोड़ पे दाहिने की तरफ जब बस झुकी तो पेड़ की टहनियों से टकराकर राशिद गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जब उसकी माँ ने एक वाद लाया, बेजलुम बीबी, इन्होंने जब यह वाद लाया तो यह आर्गुमेंट दिया गया कि यहाँ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी है और जो राशिद शेख हैं वह छत पर गए, वो अपनी स्वेच्छा से छत पर गए और जो भी हानि हुई उसमें उनका भी योगदान था। ये तो अलग बात है। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे यहाँ पे बस कंपनी चालक और जो कंडक्टर थे उनके उत्तरदायित्व की, तो यहाँ पर यह माना गया कि हाँ, उनके एंड पर यह बहुत ही घोर लापरवाही का मामला बनता है, क्योंकि जब बस में सवारी भर चुकी है तो किसी अन्य सवारी को आप छत पर जाने के लिए बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं या उसको इनवाइट कर रहे हैं या उसको आप अपनी सहमति से भेज रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं से उपेक्षा है और इसके लिए आप उत्तरदायी होते हैं और आपको मुआवजा देना होगा। तो ऐसे बहुत सारे वाद हैं जिसमें यह देखा गया कि यह जो रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी है और यह जो आपका कर्तव्य है, यह दोनों वहाँ उपस्थित हैं और जिनकी वजह से आप उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। एक और वाद था जो ये फॉरेन कंट्री का ये वाद है, बुकर बनाम बेन वॉन का। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक रेलगाड़ी जब चल रही है उसमें एक सवारी जो है वह चढ़ने का प्रयास करता है और चढ़ने के साथ वह जो गेट का दरवाजा है उसको वह खुला छोड़ देता है और उस खुले दरवाजे की वजह से एक जो कूली उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वह टकरा जाता है और उसको हानि होती है, क्षति होती है। तो यहाँ यह तर्क दिया गया कि चूंकि वह कुली वहां खड़ा था और यह गेट की वजह से हुआ, तो जो वहां सवारी थी, जो चलती ट्रेन में सवार हुई थी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर कोई जिम्मेदारी बनेगी भी तो रेलवे कंपनी की बनेगी और उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने यह देखा कि एक कुली या कोई अन्य व्यक्ति भी जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो यह माना जाएगा कि आप ऐसी दृष्टि रख सकते हैं कि जो भी वहां खड़ा होगा इस गेट के दरवाजे की वजह से, इसके खुला होने की वजह से उसको कोई नुकसान हो सकता है। और यदि आपने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया और उस दरवाजे को बंद नहीं किया, तो यह आपके एंड पर एक उपेक्षा है, आपने उपेक्षा कारित की है और आप इसके लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर माना गया कि हाँ, ऐसा एक कर्तव्य था उस सवारी का और उस कर्तव्य का पालन नहीं हुआ और उससे नुकसान हुआ, इसके लिए उसकी जिम्मेदारी है। इसमें अगर हम और आगे चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि जहाँ क्षति होती है और जहाँ उसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती है, उस क्षति की कोई पूर्व कल्पना कोई कर ही नहीं सकता है, तो वहाँ पर क्या उत्तरदायित्व बनता है या नहीं बनता है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो यह माना गया है कि जहां पर क्षति की कोई पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती है वहां पर उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसको ऐसे भी कहा गया है कि नो लायबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सिएबल। अब हम इसमें देखेंगे तो एक वाद है जिससे यह स्पष्ट किया गया कि जहां पर यह फोर्सिएबिलिटी नहीं है तो वहां कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। यह वाद था किट्स बनाम मोनिंगनी ब्रदर्स का। इसमें एक जलपान गृह था और उसमें एक महिला थी, वह विजिटर थी, आगंतुक थी, और अचानक से छत का पंखा गिर जाता है और छत का पंखा गिरने की वजह से उसको कुछ क्षति होती है और एक वाद लाया जाता है। अब यहाँ तर्क ये था कि छत का पंखा जो गिरा यह घोर उपेक्षा की वजह से गिरा और ऐसा कोई भी देख सकता था कि यह संभावना होगी कि अगर पंखा गिरेगा तो किसी को चोट या हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो जलपान गृह के जो मालिक हैं, जो उसके
केयरटेकर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उपेक्षा की गई है। लेकिन जब उसको ध्यान से देखा गया तो यह पाया गया कि जो उसमें रॉड लगा था जो सीलिंग से जुड़ा हुआ था, और उस रॉड में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे जिनको देखा नहीं जा सकता था। जो उसका मेटल था उसके अंदर कुछ ऐसे डिफेक्ट थे जो सामने नहीं थे। तो यह माना गया कि यहां पर किसी तरह की उपेक्षा नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही थी कि यह पंखा गिरेगा और इसके गिरने की वजह से किसी को क्षति होगी, और इसका पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल ही संभव नहीं था। ऐसे में यह बात सामने आई कि हाँ, जो छड़ है और जो धातु है, और उस धातु में जो भी डिफेक्ट था वह अदृश्य डिफेक्ट था। अगर यहीं पर अगर हम मान लें कि यह जो डिफेक्ट था वो दिख रहा था, और दिखने के बावजूद उस पंखा को वहां रहने दिया गया, उसको चलाया गया, और तब वह किसी आगंतुक के ऊपर गिरा, तो यह माना जा सकता था कि हाँ, इसमें उपेक्षा हुई है। लेकिन यहाँ जो छड़ के अंदर जो डिफेक्ट था, जो भी वहाँ समस्या थी, जो खराबी थी, वह अदृश्य थी, और उस अदृश्य समस्या को न देख पाना कहीं से भी उपेक्षा नहीं माना गया। और ऐसा कहा गया कि जो वहाँ के केयरटेकर हैं, जो वो प्रतिवादी हैं, वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं थे, और उस महिलावादी को किसी भी क्षति के लिए वह उत्तरदायी नहीं थे, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं थे। अब हम जब बात करते हैं किसी रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी का अर्थ हम किस सेंस में लेंगे, इसको कहाँ तक इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, और इसकी जो सीमितता है वह कहाँ तक होगी, तो इसको देखने के लिए जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो युक्ति युक्तक जो पूर्व कल्पनीयता है वह दूरवर्ती संभाव्यता नहीं है। तो एक होता है रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी और एक होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। तो यह माना गया कि यह जो रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी है यह किसी भी तरह से रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, यह उससे अलग है। अब उससे कैसे अलग है, तो यहाँ पर यह देखा गया कि जो उपेक्षा की प्रस्थापना के लिए यह साबित कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि क्षति जो है वो पूर्व कल्पनीय थी, बल्कि यह दिखलाना आवश्यक होगा कि क्षति की युक्ति युक्तक संभाव्यता थी, रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी थी। तो सिर्फ उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी को ही दिखा देना पर्याप्त नहीं होगा, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी थी, ऐसे होने की संभावना थी। तो उस संभावना को जब आप साबित करेंगे तभी आप किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए या मुआवजा के लिए हकदार होंगे, या सामने वाले को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे कि एक बात था फॉर्डन बनाम हार्कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था कि एक कार के भीतर एक कुत्ता छोड़ दिया गया था, और कुत्ता इतना उस कार के अंदर उछलने लगा, तो उस उछलने की वजह से एक कांच टूट गया, और एक कांच टूटने की वजह से उसका एक जो पार्ट था वह किसी राहगीर को, बगल से कोई गुजर रहा था, उसको जाकर लगा और उसको नुकसान हुआ। तो यहाँ माना गया कि यह किसी भी तरह से एक युक्ति युक्तक जो संभावना है, जो पूर्व कल्पनीयता है, वह नहीं है। यह एक संभावना हो सकती है, रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी का भी एक एक्सटेंट होता है जो हम अपकृत्य विधि में देखते हैं। तो यहाँ पर जो युक्ति युक्तक जो पूर्व कल्पनीयता है उसके अंदर यह बिल्कुल नहीं आता है, इस वजह से उनको, प्रतिवादियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने माना था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी इस तरह के जो कर्तव्य होते हैं और इसमें जो एक पालन करने की जो क्षमता होती है उसको हम किस तरह से देखते हैं, उसके लिए क्या दृष्टिकोण है। तो जो केयर करना है, रीजनेबल केयर करना है, ड्यूटी टू टेक केयर है, तो इसकी क्या सीमितता है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जो कोर्ट ने निर्धारित किया था। बहुत सारे केसेस में इसको लेकर ही निर्णय दिया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन, युक्ति युक्त व्यक्ति। तो जब भी हम इसको देखते हैं तो युक्ति युक्त व्यक्ति की नज़र से देखते हैं कि जो प्रतिवादी का कार्य है, क्या उस परिस्थिति में कोई युक्ति युक्त व्यक्ति होता तब भी यही कार्य करता। अगर यह माना जाता है कि वह भी यही कार्य करता तब कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है। जब हम यह देखते हैं कि कोई युक्ति युक्त व्यक्ति रहता प्रतिवादी के परिस्थिति में तो वह इससे अलग कुछ करता, तब यह माना जाता है कि जो प्रतिवादी हैं वह कहीं ना कहीं से उपेक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अब प्रश्न यह है कि यह युक्ति युक्त व्यक्ति है कौन। तो यह एक हाइपोथेसिस है और इसको कोर्ट ने ही क्रिएट किया हुआ है।
और एक नोशन पर यह बेस्ड है, और इसमें यह माना गया है कि एक रीजनेबल पर्सन जो होगा वह कौन होगा, उसके अंदर क्या क्या ऐसे गुण होंगे, और एक रीजनेबल पर्सन से हम किस तरह के कर्तव्य पालन का, किस तरह की सावधानी की अपेक्षा रख सकते हैं। तो जब भी हम एक रीजनेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सावधानी की अपेक्षा के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वह है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। वह स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या होगा, वो किस लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, कौन तय करेगा इस स्टैंडर्ड को, और कैसे उसका पालन होना है, यह देखना कोर्ट का काम है। और जब कोर्ट किसी भी ऐसे वाद में अपना निर्णय देती है तो वह हमेशा इस युक्त व्यक्ति के ही नजर से देखती है प्रतिवादी के कार्य को। जब हम इस स्टैंडर्ड ऑफ केयर की बात करते हैं तो यह कई बार बदलता है, यह किन्हीं खास परिस्थितियों में यह ज़्यादा हो सकता है, किन्हीं खास परिस्थितियों में यह कम हो सकता है, किन्हीं खास व्यक्तियों के द्वारा किए जाने पर ज़्यादा हो सकता है, किन्हीं खास व्यक्तियों के किए जाने पर कम हो सकता है। तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। और जब यह बदलता है किसी खास केस की वजह से तो इसके कई कारण होते हैं। स्किल होता है, और किस तरह के व्यक्ति के द्वारा किया गया है, किस प्रोफेशन के व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिस व्यक्ति ने इसको कारित किया है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वह क्या है, अगर वही कार्य किसी बच्चे के द्वारा किया गया है, वही कार्य किसी वयस्क के द्वारा किया गया है, तो माना जाएगा कि दोनों में तो अंतर होगा और वहाँ पे यह स्टैंडर्ड बदलेगा। ठीक इसी तरह से जैसे अगर कोई कार्य किसी प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, किसी स्किल्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो आपकी अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती हैं और आप मानते हैं कि हाँ, यह कार्य अगर किसी प्रोफेशनल के द्वारा किया गया है तो वहाँ पर उसको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊं तो अगर आप किसी वाद को लेकर आप जाते हैं न्यायालय में तो आप उसके लिए एक वकील को रखते हैं। जब आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर अस्पताल में जाते हैं तो वहां आप किसी डॉक्टर को रखते हैं। अगर आपको घर को लेकर कोई कार्य करवाना है तो आप किसी आर्किटेक्ट को संपर्क करते हैं। आपको अपने किसी मशीन में काम करवाना है तो आप किसी इंजीनियर को संपर्क करते हैं। तो इस तरह से आप जो कई तरह के प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी आप कई तरह की अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ कर्तव्य होता है, कुछ विशेष कर्तव्य होता है अपने क्लाइंट्स को लेकर। तो यहाँ यह भी देखना आवश्यक होगा कि उनके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होगा वह स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम एक प्रोफेशन की बात कर दें, विधिक व्यवसाय जो है, तो इसमें जब आप किसी वकील को रखते हैं तो एक वकील को आप फीस देते हैं, उस फीस के बदले में वह आपके मुकदमे को कोर्ट के सामने लड़ता है और आपके पक्ष में निर्णय लेने का प्रयास करता है। तो क्या उसका जो कंडक्ट है वह फेयर होना चाहिए? क्या उसको अपने कंडक्ट में कई सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसा जब हम सोचते हैं तो उसके लिए कई सारे ऐसे वाद भी हैं जिनको चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि किसी भी एक्ट की या किसी ओमिशन की उस वकील के द्वारा उस वाद को लड़ने के क्रम में, तो उसके लिए उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। ऐसा हुआ भी है। मंजीत कौर वर्सेस जो देओल बस सर्विस लिमिटेड है, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वकील ने फीस तो ले लिया लेकिन वह किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ। तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन जो बाद में जो अपील करने का जो समय था उसमें भी उसने ध्यान नहीं दिया और अपील नहीं किया, जिसकी वजह से जो पूरा केस है वो टाइम बार्ड हो गया। जब टाइम बार्ड हो गया तब वादी के पास तो कोई रास्ता बचा नहीं कि वह अपने लिए कोई भी रेमेडी ले सके कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसने वकील पर विश्वास किया, वकील को अपना केस हैंडओवर किया, वकील ने उसके लिए फीस लिया लेकिन उपेक्षा पूर्वक कार्य किया, जिसकी वजह से जो वाद है वह टाइम बार्ड हो गया। तो ऐसे में यह देखा गया कि क्या वकील इसी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो कोर्ट ने माना कि हाँ, यहाँ जो वकील का जो कृत्य है वह माना गया है कि यह मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है, यह उपेक्षा है, घोर उपेक्षा है उस वकील के पार्ट पर। लेकिन चूंकि वकील ने जो बाद में प्रेयर दिया कोर्ट के सामने कि उसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थी, कुछ अन्य समस्याएं थी, जिसकी वजह से वह उन तारीखों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका, तो उनके आधार पर उस वकील को किसी दंड से
कोर्ट ने बचा लिया, लेकिन यह माना कि हाँ यह दोषपूर्ण कार्य था। और वकील ने क्षमा याचना भी की थी, जो सशर्त क्षमा याचना थी, तो उसके आधार पर भी यह माना गया कि हाँ यह आप कोई दंड के लिए दायी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह कृत्य है, यह घोर उपेक्षा का कृत्य है, और जो फीस आपने लिया है वह आपको वादी को वापस करना होगा, और जो भी उसका जो कॉस्ट है उसको वापस करना होगा। ऐसा निर्णय कोर्ट ने दिया। इसी तरह से जब हम बात करेंगे तो इसमें जो डॉक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी सारे प्रोफेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और उसमें उसको किसी विशेष सावधानी के साथ उस मरीज को देखना होता है, और किसी एक उपेक्षा की वजह से उस मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, उस मरीज का कोई अंग भंग भी हो सकता है, तो ऐसे में सावधानी ज़्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर जब हम डॉक्टर्स की ड्यूटी के बारे में बात करते हैं और इस व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, तो दो तरह की बातें आती हैं। एक तो होता है कि किसी रोगी को इलाज के लिए लेना है या नहीं लेना है, इसको भी तय करना एक सावधानी पूर्वक कार्य है। मान लीजिए आपका स्पेशलाइजेशन किसी खास अंग के लिए है और किसी अन्य अंग के इलाज के लिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो यह आपको तय करना है कि आप उसको देखने में, उसका इलाज करने में सक्षम हैं या नहीं है। मान लीजिए आपकी विशेषज्ञता मस्तिष्क के लिए है और आप किसी के स्टमक इंजरी के लिए या स्टमक में कोई समस्या है उसके लिए अगर आपको उस इलाज करना है, तो यह आपको तय करना है। यह एक डॉक्टर से यह अपेक्षा की जा सकती है कि यह निर्णय आप लेंगे, और यह निर्णय आप सावधानी पूर्वक लेंगे। अगर यह निर्णय आप सावधानी पूर्वक नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं से उस मरीज को नुकसान हो सकता है, उसके शरीर को नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरा यह है कि यह तय करने के लिए भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए कि रोगी का इलाज क्या होना है। अब मान लीजिए किसी चिकित्सा संबंधी समस्या को लेकर आपके पास अगर कोई मरीज आता है, उसको किस तरह से इलाज करना है, क्योंकि इलाज की भी कई विधियां हैं और उन विधियों में से कौन सा उपयुक्त विधि है, उस उपयुक्त विधि का निर्णय भी आप ही को लेना है। ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिना सर्जरी के भी उस रोग का इलाज किया जा सकता है, और अनावश्यक रूप से आप वहाँ अगर सर्जरी कर देते हैं, तो किस विधि से इलाज होना है यह निर्णय आपने लिया, और इस निर्णय को लेने में अगर आपने कोई उपेक्षा की है, अगर आपका एक्ट जो था वो नेग्लिजेंट था, तो उसके लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर बहुत सारे ऐसे वाद हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो हुए हैं, देश में भी हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं, और माना गया कि यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होगा वह बाकी स्टैंडर्ड ऑफ केयर से भिन्न होगा, यहाँ कुछ ज़्यादा होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और हाल फिलहाल में हमने देखा बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने जिम्मेदार ठहराया है, उनके विरुद्ध कई सारे वाद भी लाए हैं, और कई बार तो आंदोलन तक हुआ है, और उससे उनको बचाने के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं। ऐसा कई जगह पे हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यह भी मानना होगा कि इससे वह अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे नहीं बच सकते हैं। जो उनकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो सावधानी उनको बरतनी है किसी मरीज को लेकर, उससे कंप्रोमाइज उनको नहीं करना चाहिए, वहाँ उनको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस क्रम में अगर मैं किसी एक वाद की चर्चा कर लूँ तो वह था डॉक्टर टी थॉमस बनाम एलिसर। यह केरल हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि किसी इमरजेंसी में रोगी की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना कर दिया। यह इमरजेंसी का केस था और यहाँ सर्जरी आवश्यक था, तो जहाँ सर्जरी आवश्यक है वहाँ आप मना कर दिए। मान लीजिए जहाँ सर्जरी आवश्यक नहीं है वहाँ आप सर्जरी कर दिए। तो यह दोनों ही ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह आपका कर्तव्य था उस रोगी की जान बचाना, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप वह सर्जरी कर सकते थे, और उस सर्जरी के करने की वजह से एक रोगी की जान बच सकती थी, और यह कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं था, यह एक इमरजेंसी सिचुएशन था। और उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपका मना करना कि सर्जरी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से माना गया कि यह एक उपेक्षा है।
अब मान लीजिए कोई रोगी, जैसे इस वाद में था, रोगी था और उसके अपेंडिसाइटिस में कोई गंभीर रोग था और डॉक्टर ने शल्य क्रिया करने से इनकार कर दिया। समय पर अगर उसका इलाज हो गया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो माना गया कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी जब आपने शल्य क्रिया करने से मना किया और इसकी वजह से उसकी जान चली गई, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है और इनको दोषी ठहराया गया। अब हम बात करेंगे जो दूसरा इंग्रेडिएंट था इसका, पहला था कि कर्तव्य का होना, दूसरा है ब्रीच, जो उसका कर्तव्य है उसका भंग होना। तो कर्तव्य भंग जब होता है तब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि वह कब माना जाएगा कि कर्तव्य भंग हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको रीजनेबल पर्सन के दृष्टिकोण से देखना होगा और उस रीजनेबल पर्सन को उस प्रतिवादी के परिप्रेक्ष्य में या उसके परिस्थितियों में रखना होगा। और अगर आप प्रतिवादी का कृत्य इस रीजनेबल पर्सन के कृत्य से भिन्न पाते हैं तो माना जाएगा कि आप जिम्मेदार हैं और आपने इसका भंग किया है। और जब आप अपने कर्तव्य का भंग करेंगे तो उसके लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो जो यह स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, इसके लिए आपको देखना होगा कि कैसे आप अपने कर्तव्य का भंग करते हैं और कैसे यह किसी भी रीजनेबल पर्सन के कृत्य जो उन परिस्थितियों में किया गया होता उससे भिन्न है। अब यहाँ हम कुछ बात को लेंगे जिसकी वजह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और यह भी देखेंगे कि जो सावधानी की मात्रा है वह क्या होनी चाहिए। जैसे फिलिप्स इंडिया वर्सेस कुंजू पुन्नू के केस में क्या था कि मरीज के प्रति जो डॉक्टर का व्यवहार था और उस व्यवहार के लिए जो सावधानी बरतनी थी और जो उसका परिणाम हुआ, उसको लेकर न्यायालय ने कुछ कहा, कुछ टिप्पणी की। और न्यायालय ने यह कहा कि डॉक्टर को यह ध्यान रखना चाहिए कि मानव जीवन के साथ व्यवहार हो रहा है और जब आप मानव जीवन के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो आपको एक विशेष सावधानी रखनी है और उस विशेष सावधानी में आप अगर कोई उपेक्षा करते हैं, उसका कोई भंग करते हैं, तो माना जाएगा कि यह आपने उपेक्षा का अपकृत्य किया है। लेकिन यदि यह प्रमाणित होता है कि उसने एक सामान्य डॉक्टर से अपेक्षित सामान्य बुद्धि एवं सावधानी का बर्ताव किया है और वह असावधानी के अपकृत्य से ऐसी परिस्थितियों में बच सकता है कि जो भी एक सामान्य डॉक्टर वहां पे करता, जो भी एक सामान्य चिकित्सक उस रोगी को देखने के क्रम में या उसकी इलाज के क्रम में करता, वही कार्य मैंने भी किया, तो ऐसे में वह जिम्मेदारियों से बच सकता है। तो फिर हमने यहाँ देखा कि हाँ, यहाँ भी जब कोर्ट ने देखा तो जो दृष्टिकोण था वह युक्त व्यक्ति का ही दृष्टिकोण था, रीजनेबल पर्सन का ही दृष्टिकोण था। एक अन्य बात था, श्रीमती अर्चना पाल बनाम त्रिपुरा राज्य, इस वाद में न्यायालय ने यह देखा कि जो चिकित्सक था और जो उसने नसबंदी की थी और उस नसबंदी में असावधानी बरती गई और किसी भी प्रकार की असावधानी जो नहीं हुई उसकी वजह से 2.5% मामलों में गर्भ ठहर जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जो वादिनी को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि चिकित्सक की लापरवाही यहाँ साबित नहीं हो पाई। तो कई बार हम देखते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो लोग जिनका आपने इलाज किया है उनकी संख्या, वो प्रतिशत भी मायने रखता है कि अगर 100 लोगों को देख रहे हैं तो उसमें यह स्वाभाविक है कि 1 या 2 लोगों के प्रति कोई नुकसान हो सकता है, तो उसको माना जाएगा कि हाँ, कोई रीजनेबल व्यक्ति भी करता तो ऐसा होता। लेकिन इस केस में यह देखा गया कि मात्र 2.5% ही लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ कि नसबंदी के बाद भी गर्भधारण हुआ। तो माना गया कि यहाँ पे कोई उपेक्षा नहीं है और उन्होंने सावधानी बरती थी। जो सावधानी की मात्रा होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि जो खतरे का विस्तार है और खतरे के विरुद्ध जो आवश्यकता है, जो उसकी सीमा है, उसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ऐसे में हमने देखा कि जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उन प्रोफेशनल लोगों से जो अपेक्षाएं होती हैं वह ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब भी हम इस स्टैंडर्ड ऑफ केयर की बात करते हैं, इस भंग की बात करते हैं, तो बोल्टन ऑफ स्टोन का केस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एक वाद है, जिसमें एक क्रिकेट ग्राउंड में एक बॉल जो 100 यार्ड से ज़्यादा की दूरी पर जाकर गिरता है और जो वादी का घर था वहाँ पे कांच में लगता है, उनको चोट लगती है। और जब यह वाद लाएगा तो यह देखा गया कि पिछले कई सालों में 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया और हार्डली कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा जब यह बॉल 100 यार्ड से ज़्यादा दूर गई होगी। तो माना गया कि यहाँ जो फोर्सिबिलिटी थी वह कुछ ऐसी नहीं थी कि यह माना जाता है कि यह बॉल हिट होगी और यह बाहर जाएगी और वादी के घर के बालकनी में जाएगी और जाकर वादी को नुकसान पहुंचाएगी। और इस तरह से यहाँ पे माना गया
कि यह रीजनेबल फोर्सिबिलिटी नहीं है और वहाँ पर उसको दोषमुक्त किया गया, नहीं माना गया कि ऐसा कोई दोष है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है इस उपेक्षा का वह ये होता है कि डैमेज आपको नुकसान होना चाहिए, और इसके क्रम में एक सिद्धांत भी है जो अपवाद के रूप में आता है, जिसको हम रेस इप्सा लोक्यूटर के बारे में जानते हैं। तो लेस इप्सा लोक्यूटर में ये होता है कि जो परिस्थिति है वह स्वयं में प्रमाण है, परिस्थिति स्वयं में बोल रही है। तो यहाँ पर यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि नुकसान हुआ है, अन्य सारी परिस्थितियों में आपको साबित करना होता है कि नुकसान हुआ है। बिना यह साबित किए कि नुकसान हुआ है किसी भी प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जहां पर यह रेस इप्सा लोक्यूटर का केस बनता है, जैसा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली बनाम सुभागवंती में हुआ था कि घंटाघर का जो ऊपरी माला था वो कोलैप्स कर गया और इनको नुकसान हुआ, तो यह माना गया कि घंटाघर का ऊपरी माला कोलैप्स हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की घोर लापरवाही है, परिस्थिति स्वयं में बोल रही है कि उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ एक लापरवाही हुई है, उसके लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो किसी भी उपेक्षा के अपकृत्य में जो यह तीसरा इंग्रेडिएंट है कि नुकसान का होना, तो इसका अपवाद रेस इप्सा लोक्यूटर है। और इस अपवाद में हम देखते हैं कि जब भी यह क्षति कारित की गई है और जो क्षति है कारित प्रतिवादी की उपेक्षा के द्वारा की गई है और इसका जो परिणाम है वह दूरवर्ती नहीं है, जब यह दूरवर्ती परिणाम नहीं है तो माना जाएगा कि आप इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। और अंत में जब हम इस पूरे उपेक्षा अपकृत्य के बारे में अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम यह देखते हैं कि आमतौर पर जब भी इस तरह का कृत्य किया जाता है तो जो तीन बातें सामने उभर कर आई कि पहला तो कर्तव्य का होना, विधिक कर्तव्य का होना, लीगल ड्यूटी। तो जब भी हम लीगल ड्यूटी की बात करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट भी होते हैं। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग राइट होगा तो वह व्यक्ति कौन होगा जिसके अगेंस्ट में आपका यह कॉरेस्पॉन्डिंग राइट है। तो कई बार यह किसी खास व्यक्ति के विरुद्ध होता है, कई बार व्यक्तियों के विरुद्ध होता है कि कोई भी जो व्यक्ति उस कृत्य से प्रभावित होता है माना जाएगा कि उस व्यक्ति के विरुद्ध आपका यह कर्तव्य था। दूसरा, जब हम देखते हैं कि जो यह कर्तव्य था उसका भंग कैसे हुआ और जब वह भंग हुआ उसमें किस तरह की सावधानी बरती गई या सावधानी नहीं बरती गई। तीसरी बात जब हम देखते हैं कि उस कर्तव्य भंग की वजह से नुकसान क्या हुआ। जब हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अपकृत्य को कारित किया गया है और इसके लिए प्रतिवादी या प्रतिवादियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Hello, I am A.K. Sharma and I teach sociology in IIT Kanpur. I am going to discuss a question which is frequently posed to sociologists, and that is, what is the role of sociology in policy making. Now, so far in our country and also in the world, in World Bank, in UN organizations, in Population Council, planning is seen as something for which economists are particularly trained, and very few sociologists were found in planning process. Planning was given to statisticians and to economists. But now gradually planners and states are realizing that sociologists have a very important contribution to make
to planning process. What can sociologists do to planning? Sociologists can pose problems. Sociology can identify which problems of society need priority or greater intervention. Like Indian society may be suffering from thousands of problems, but since solution of problem requires expenditure of resources in terms of time, money and manpower, all the problems cannot be solved or we cannot focus on all the problems. Do you know that our national health plan focuses only on 15% of the diseases from which people in India die? It is not possible to cover all 100% diseases in the program. Program means resources. So, sociologists can help us by conducting surveys, by talking to people, by doing field work, that from people's perspective which problems need to be given greater attention. Then sociologists can also help the planners in understanding various dimensions of the problem. Suppose you are trying to solve the problem of why in India maternal mortality rate is high. We know that maternal mortality rate means rate of deaths among women associated with childbirth is particularly high. Sociologists tell them that this problem is not going to be solved simply through health intervention. We have to look at things in entirety or totality or what we call holistically, and we have to understand that India has a patriarchal system in which in rural areas particularly value of life of a woman is very little. This is one meaning of patriarchy. So, if you do not care about your women, you will not take them to health center also. There is a problem of transportation, there is a problem of ignorance. People do not know the danger signs, people do not go to ASHAs, people do not go for ANC, people do not understand the danger signs. There are several danger signs which everybody should be able to know if a woman in the family becomes pregnant. Sociologists tell that apart from health interventions, you require other interventions also, education, empowerment, power of women in decision making, nutrition, control of stress. The sociologists can tell the planners all these. And one important role that sociologists can play in planning process is by involving in monitoring and evaluation of development programs. From time to time government launches various programs for the benefit of people, like you all have heard about Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme or Act, Manrega, A for Act, S scheme, or other welfare programs. We sociologists can conduct studies and tell to what extent goals of these programs have been attained and what are the bottlenecks or what needs to be done in the future to improve the effectiveness and efficiency. Effectiveness means reach, efficiency means cost benefit ratio, how to improve effectiveness and efficiency of the program. And are there some specific groups where some specific intervention is to be launched to make these programs successful. Something which can work in Delhi may not work in remote tribal areas of Chhattisgarh. So, sociologists help the planners in evolving area specific approach to implementation of their development programs. These days an interesting branch of sociology called reflexive sociology can also help the planners in understanding if
the methods that they are using to solve the existing problems, they are themselves going to create new kinds of problems in the future. Reflexive sociology is about understanding the ill consequences of interventions launched by the government or NGOs or by civil society in the interest of society. You know, something which we do for improvement or in the interest of society can also create problems. Bureaucracy, for example, created the problem of red tapeism, and health programs led to population crisis, urbanization led to alienation, and development produced the environmental problem. So, reflexive sociology can help you in anticipating if your solutions are going to create new problems and how to deal with them. Thank you.